स्टूडेंट्स, जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, और वो है हमारा द रिवॉल्यूशनरी। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जास्पी मैज़नी के बारे में। जो यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशनरी दिखाया गया है उसका नाम है जास्पी मैज़नी। कई लोग इसे गैस्पी मैज़नी भी बोलते हैं, तो वो आपकी मर्जी। देखते हैं क्या बोला गया है। अगर हम 1815 की बात करें या उसके आसपास के सालों की बात करें तो उस वक्त एक बहुत बड़ा लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट सा चला हुआ था। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो रही थी बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स में, राइट। अपने आइडियाज़ को ये रिवोल्यूशनरी स्प्रेड कर रहे थे, अपने से दूसरों में, दूसरे से तीसरे में, इस ढंग के। अच्छा, अब हुआ ये कि ट्रीटी ऑफ वियना को जब इस्टेब्लिश किया गया, ट्रीटी ऑफ वियना जब हुआ, मोनार्कियल गवर्नमेंट फ्रांस में इस्टेब्लिश हुई, रिस्टोरेशन हुआ उसका, तो बहुत सारे लोगों ने लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना शुरू कर दिया, राइट। और इन रिवॉल्यूशनरी ने देखना शुरू किया कि हम नेशन स्टेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेशन स्टेट मतलब जहाँ पे लोगों की कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो, फीलिंग ऑफ वननेस हो, वो हमारा नेशन स्टेट होता है। ऐसे ही एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी हुआ करता था जिसका नाम था जास्पी मैज़नी, जिसका जो बॉर्न हुआ ये जिनोवा में 1807 में। जिनोवा इज़ अ पार्ट ऑफ इटली एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। और वो सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, एक सीक्रेट सोसाइटी है, उसका जास्पी मैज़नी मेंबर बन गया। जास्पी मैज़नी नाम है, ठीक है, जिनोवा में पैदा हुआ था और सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का वो मेंबर बन गया। जब वो 24 साल का था, यानी 24 ईयर्स का था, तो उसे एग्जाइल में भेज दिया गया, यानी देश निकाला कर दिया गया, उसे देश से निकाल दिया गया। क्यों निकाला? क्योंकि भाई 1831 में उसने लिगुरिया में रिवॉल्यूशन में बेसिकली उसका पार्टिसिपेशन था। अब तुम अगर लिगुरिया में पार्टिसिपेशन में तुम्हारा नाम है तो तुम्हें हम देश से निकाल देंगे, तो भाई उसको निकाल दिया गया। अब देश से निकालने जाने के बाद उसने 2 और सीक्रेट सोसाइटी को, अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जिनको इस्टेब्लिश किया, और ये सीक्रेट सोसाइटी का नाम इंपॉर्टेंट है। पहला नाम था यंग इटली, जो कि मार्सिलिस में उसने इस्टेब्लिश किया। मार्सिलिस क्या, फ्रांस में एक जगह थी जहाँ पे नेशनल एंथम भी लिखा गया था फ्रांस का, इसीलिए उस जगह के नाम पे उसको मार्सिलिस भी बोला जाता। तो मार्सिलिस एक जगह का नाम है जहाँ पे जास्पी मैज़नी ने यंग इटली नाम की एक सोसाइटी को, सीक्रेट सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद दूसरी सोसाइटी का नाम है यंग यूरोप, जो कि बर्ने में उसने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब देखा देखी उसके जो मेंबर्स थे वो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट, इधर उधर से इनके मेंबर्स थे, ठीक है। मैज़नी क्या बिलीव करता था? उसका बिलीव ये था कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भाई जो मनुष्य है एक एक प्राकृतिक, एक मैनकाइंड है, एक नेशन, एक सिंगल यूनिट है, एक नेचुरल यूनिट है किसी भी देश के लिए। मतलब कुल मिलाकर व्यक्ति के लिए राष्ट्र बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये नेचुरली इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ऐसी सोच मैज़नी की थी। अच्छा, अब जो इटली था वो अब लंबे समय तक मैज़नी उसे एक पैच वर्क में डिवाइड या इंडिविजुअली या स्मॉल स्टेट्स में नहीं देख सकता था। वो बेसिकली उसको यूनिफाइड करना चाहता था, हर किसी के साथ मिल करके एक सिंगल यूनिट बनाना चाहता था। और ये यूनिफिकेशन हम ये बोल सकते हैं कि इटालियन लिबर्टी का बेस बनने जा रहा था, या वो बेस बनाना चाहता था कि एक बार मैं इटली को यूनिफाइड करूं, उसके बाद हम इटालियन लिबर्टी के बारे में सोचेंगे। अब इसी मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटी सेटअप हुई कहाँ कहाँ पे? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। एंड मैज़नी का यही सब जो ऑपोजिशन था मोनार्क सिस्टम के अगेंस्ट, और उसका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लेकर के कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट, मेटरनिक, आप जानते हैं मेटरनिक कौन था? जिसने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था, उसने जास्पी मैज़नी को एक बार डिस्क्राइब किया क्या, कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। हमारी सोसाइटी का सबसे खतरनाक एनिमी कौन है? ये, जिसका नाम है जास्पी मैज़नी। कई बार पता है ये लाइन आ जाती है और बोला जाता है कि ये लाइन किसने कही थी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेटरनिक था जो ये स्टेटमेंट दिया करता था। और इस पूरे चैप्टर में जितने भी स्टेटमेंट देगा ना वो मेटरनिक ही देगा, तो मेटरनिक का नाम आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन की। कौन सी रिवॉल्यूशन की? 1830 और 1848 की। यहाँ पे हम सिंपल सा
ये बताएँगे कि जो इतने भी कंज़र्वेटिव यानी जो पुराने जो रिजाइम के लोग हुआ करते थे, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट इकट्ठा करना चाहते थे और ये जो रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, जो अगेंस्ट नेशनलिज़्म की फीलिंग लोग में इंक्रीज़ हो रही थी, इन सबको सप्रेस करना चाहते थे। स्पेशली अगर हम बात करें ओटोमन एम्पायर क्या था? ओटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर हुआ करता था, जिसका जो हेड हुआ करता था उसे खलीफा बोला जाता था, ठीक है? खलीफा बोले तो आप ये बोल सकते हैं कि रिलीजियस जो इस्लामिक हेड हुआ करता था उसे खलीफा बोला जाता था, ठीक है? अब यहाँ पे भी कुछ रिवॉल्यूशंस हुए जहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने किया था। लिबरल नेशनलिस्ट कौन? जिनके विचारधाराएँ बहुत ही ज़्यादा वो लोग मॉडर्न हुआ करते थे, नेशन के प्रति सोचा करते थे। लेकिन ये लिबरल नेशनलिस्ट में शामिल कौन होता था? एजुकेटेड मिडल क्लास, बहुत खतरनाक क्लास होती है, एजुकेटेड मिडल क्लास। वी आर ऑल्सो फ्रॉम मिडल क्लास, बट मिडल क्लास को क्यों खतरनाक बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है भाई ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, विचारों से स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिए वो लोग अपने वॉइस को रेज़ किया करते थे। और तो कुछ एलीट क्लास के लोग भी हुआ करते थे या मीडियोकर फैमिली के लोग हुआ करते थे, जैसे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स हो गए, क्लर्क हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए। ये बेसिकली ये जितने भी मेंबर्स थे लिबरल नेशनलिस्ट के, ये बेसिकली कमर्शियल मिडिल क्लासेस के लोग हुआ करते थे। इनका अपना बिज़नेस हुआ करता था, ओवरसीज़ बिज़नेसेस हुआ करते थे, ठीक है? तो 1830 और 1848 जो हम यहाँ देख रहे हैं, इस वक़्त हमारा एक रिवॉल्यूशन हुआ कहाँ पे? फर्स्ट अपहेवल इसका हुआ फ्रांस में जुलाई 1830 में। अब 1830 में कौन रूल कर रहा था? तो हम बोलेंगे वहाँ पे भाई बर्बन किंग थे। अब बर्बन किंग ने क्या किया? हमें पता है कि उन्होंने पावर को रीस्टोर किया था, वापस ले लिया था पावर को 1815 के कांग्रेस वियना के बाद, राइट? अब लिबरल रिवॉल्यूशनरी जितने भी थे उन लोगों ने इस पूरे रिजाइम को ओवरथ्रोन कर दिया, ठीक है? और वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश कर दिया गया? वहाँ पे लुइस फिलिप का मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, साथ में उसका हेड लुइस फिलिप को बना दिया गया। अब जब ये चीज़ फ्रांस में घटना घटी कि फ्रांस में एक मोनार्क सिस्टम को हटा करके दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एस्टेब्लिश कर दिया, तो मेटरनिक ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दे दिया। क्या देगा मेटरनिक? कि व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी फ्रांस अगर छींक मारता है तो बाकी और यूरोपियन कंट्रीज में भी भाई सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो सर्दी खांसी जुकाम का मतलब ये नहीं है कि वाकई में फ्रांस छींकेगा और बाकी लोगों को कोल्ड पकड़ेगा। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में अगर कोई चीज़ होती थी तो उसका इम्पैक्ट बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बड़ी जल्दी होता था। और ये जो 1830 का रिवॉल्यूशन हुआ, उसका जो स्पार्क था, उसकी जो चिंगारियां हैं, वो भाई ऐसे फैली कि ब्रुसेल्स, आपने पावर शेयरिंग में हमने ब्रुसेल्स पढ़ा था, मतलब जो ब्रुसेल्स था, जो बेल्जियम का पार्ट हुआ करता था, उसने अपने आप को बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट कर लिया। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो वहाँ पे भी देखा देखी रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ से बेल्जियम ने अपने आप को अलग कर लिया। अब आगे क्या? आगे ये तो हम यहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कहानी थी वो देखो। यहाँ पे ये हुआ कि ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी बेटा, ये दिन पे दिन बढ़ते जा रही थी। एजुकेटेड एलाइट जो क्लास थी, जो यूरोपियन के लोग थे, वो कुल मिलाकर के बढ़ती गई और ये आगे चल के ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बदल गई। अब ग्रीस क्या है? ग्रीक क्या है? ग्रीक ऑब्वियस सी बात है, ग्रीस का जो कल्चर हुआ करता था तो एक ग्रीक बोलते थे। और ग्रीस क्या था? ग्रीस ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था 15th सेंचुरी से। 15th सेंचुरी इट मीन्स 1400 समथिंग समथिंग, राइट? अब नेशनल रिवॉल्यूशनरी जो नेशनलिज्म था वो यूरोप में इस तरह फैल रहा था कि ये जो इंडिपेंडेंस की फीलिंग थी वो ग्रीस के लोगों को में भी बढ़ी, राइट? और ग्रीस में जितने भी नेशनलिस्ट थे, और ये जो स्टार्ट हुआ था 1821 में, वहाँ पे ये मूवमेंट, अब वहाँ के जितने भी नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने ग्रीस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है? और इनकी मदद उन लोगों ने भी करना शुरू कर दिया, ऐसे ग्रीस के लोगों ने जिनको एग्जाइल में भेज दिया गया था बहुत 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 साल पहले। तो कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि जो वेस्ट यूरोपियन, उनकी जो सिंपैथी थी किसके साथ? एंशिएंट ग्रीक कल्चर के साथ। वेस्ट यूरोपियन यानी
वो जो फ्रांस, इंग्लैंड हम उनकी बात करें तो उनकी सिंपैथी थी ग्रीस के साथ। क्यों थी? क्योंकि बोला ये जाता था, जितने भी पोएट एंड आर्टिस्ट हुआ करते थे वो ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते थे। अंडरलाइन कर लो ये, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो क्रेडल है, शुरुआत जो सभ्यता होती है वो ग्रीस से होती है, तो उसे क्रेडल बोला गया। एंड ये जो ओपिनियन थे वो मोमलाइज होने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इन लोगों ने ग्रीस को सपोर्ट किया अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। अब इंग्लिश के पोइट हुआ करते थे लॉर्ड बैरन, बहुत सारी पोएम्स इनकी आप लोगों की बुक में भी होंगी इंग्लिश में। इन्होंने क्या किया, फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थे वो पोइट लेकिन बेचारे ने फंड इकट्ठा किया और ग्रीस के लिए वो वॉर में गए, लड़े वहां पे जा करके, और बेचारे को फीवर हो गया और इनकी वहां पे मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, बेचारे मर गए 1824 में। फाइनली ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई, कब हुई? 1832 में, और इसी ट्रिटी के अकॉर्डिंग ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन कहा गया। ठीक है, ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है बेटा? कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल, और ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन आपके लिए बस जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम प्रेजेंटली टर्की का इस्तांबुल की बात करें, जगह की बात करें, तो इस्तांबुल वाला जो एरिया है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को बोला जाता था। ठीक है, अभी इस्तांबुल बोला जाता था, पहले उसे कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। राइट, अब हमारा टॉपिक आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब कुछ और मत सोच लेना। रोमांटिक इमेजिनेशन इट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कल्चरल मूवमेंट की। ठीक है, कल्चरल मूवमेंट। आप बोलोगे कल्चरल मूवमेंट क्या होता है? कल्चरल मूवमेंट इट मीन्स आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आई। टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब कि एक व्यक्ति ने दूसरे देश पे कब्जा कर लिया और उसे इन्वेड किया और उस पर अधिकार कर लिया, दिस इज कॉल्ड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ज़मीनी कब्जा। तो सिर्फ इससे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं बढ़ी, बल्कि कल्चर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल कल्चर ने प्ले किया, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे आइडियाज़ नेशन के प्रति, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन लोगों ने हेल्प किया नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में। ठीक है, अब यहाँ पे हम रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म सिर्फ ये है, व्हाट इज दिस? कल्चरल मूवमेंट। और कल्चरल मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अब बहुत बड़े बड़े जो रोमांटिक आर्टिस्ट हुआ करते थे, पोएट्स हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने साइंसेस एंड रीजन के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया। मतलब कुल मिलाकर के उनको ये लगता था कि भाई साइंसेस और रीजंस वगैरह जो भी चीज़ होती हैं सब बकवास की चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर के हमें इमोशन पे फोकस करना चाहिए, इंट्यूशन पे फोकस करना चाहिए, और मिस्टिकल फीलिंग, मिस्टिकल मतलब एक बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग होती है नेशनलिज्म को लेकर के, उस पे फोकस करना चाहिए। एंड तभी जा करके इसी एफर्ट से हम क्या क्रिएट करेंगे? अपना कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर पास्ट हमारे नेशन का बेसिस होगा। ठीक है, हमारे अंदर फीलिंग ऑफ वननेस आएगा, और इन्हीं में से एक रोमांटिसिज्म वाले, एक कल्चरल मूवमेंट वाले आर्टिस्ट हुआ करते थे, जर्मनी के फिलोसफर हुआ करते थे, जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने क्या क्लेम किया? इन्होंने ये क्लेम किया कि भाई जर्मन कल्चर अगर आपने ढूंढना है तो वहाँ के कॉमन पीपल में ढूंढो, और कॉमन पीपल को कहा जाता था दासवॉग। याद रख लेना, दासवॉग, कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में दासवाक बोला जाता है। और तो और उन्होंने क्या बोला कि वो कैसे डेवलप होगा? तो भाई फोक सॉन्ग होते हैं, फोक सॉन्ग मतलब जो देसी लोक गीत होते हैं, लोक पोइट्री होती है, तो फोक पोइट्री, फोक डांसेस, जैसे हरियाणा का हरियाणवी हो गई, ठीक है, पंजाब का गिद्धा एंड भांगड़ा हो गया, दीज आर द फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस। एंड इसी में हमारी टू स्पिरिट्स होती हैं, टू स्पिरिट्स ऑफ नेशन होगा, और नेशन को हम यहाँ पे वॉक्सिस्ट बोलेंगे, जो कुल मिला के सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुई। ठीक है, तो इनको कलेक्ट करना, इनकी रिकॉर्डिंग करना, एक अपने आप में नेशन बिल्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज की। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बेटा? बहुभाषीय, बहुभाषा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस। अब इन लोगों ने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे फोकस किया, लोकल फोकलोर को कलेक्शन करना शुरू कर दिया, एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनल मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। मतलब उन लोगों तक भी इन लोगों ने अपने मैसेज को पहुंचाया जो हुआ करते थे क्या? इलिटरेट। और कैसे फैलाते थे? जैसे एक बंदा खड़ा होता था और बाकी सब, एक बंदा खड़े होकर के रीड करता था इन नॉवेल्स के को, एंड बाकी लोग सुनते थे, इससे भी नेशनलिज्म की फीलिंग को इरप्शन मिलता था।
ठीक है। अब पोलैंड की बात करें तो पोलैंड अपने आप में अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी की बात करें तो रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया जो ग्रेट पावर थी उनका ऑक्यूपेशन था। ठीक है। और काफ़ी हद तक पोलैंड अपने आप में इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा। नेशनल फीलिंग्स को वहाँ पे ज़िंदा रखा गया, किसकी वजह से? म्यूज़िक और लैंग्वेज की वजह से। एक बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, फिलोसोफर कह सकते हैं, जिनका नाम था कैरल कर्पिंस्की। इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को जस्ट सेलिब्रेट किया, किसके थ्रू? अपने ओपरास के थ्रू, अपने म्यूज़िक के थ्रू। फोक डांसेस हुआ करते थे पोलैंड में, कौन-कौन से? पोलोनेज़ एंड मुज़ुर्का, जिसके कारण वहाँ पे नेशनल सिंबल्स इनको मान लिए गए और वहाँ पे नेशनल फीलिंग जो थी हमारी इरप्ट होने लगी, डेवलप होने लगी। और तो और लैंग्वेज को भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट टूल बना दिया अगेंस्ट द रशियन ऑक्यूपेशन। कैसे भाई? जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाइड किया तो वहाँ पे ये बोला गया कि भाई स्कूलों में कोई भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा, जो कि पोलैंड की लैंग्वेज थी, और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया हर जगह। 1831 में आर्म्ड रिबेलियन हुआ, यानी वहाँ के सैनिकों ने रिबेलियन कर दिया, विद्रोह कर दिया अगेंस्ट द रशियन रूल। यानी ऑब्वियस सी बात है, पॉलिश आर्मी ने रूल जस्ट विद्रोह किया होगा रशियन रूल के अगेंस्ट में, राइट। लेकिन उसे क्रश कर दिया गया, रशिया ने दबा दिया। अब जो वहाँ क्लर्गी के लोग हुआ करते थे पोलैंड में, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, उन्होंने लैंग्वेज को यूज किया एज अ वेपन। वेपन बोले तो हथियार। चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम तो पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे। और चर्च गैदरिंग में पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ किया गया, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया गया। अब हुआ क्या? जितने भी प्रीस्ट होते थे, यानी जो चर्च में फादर वगैरह होते थे, जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, वहाँ पे फादर होते हैं, बिशप्स, उनसे जो बड़ा हेड हुआ करता है, उन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया रशिया ने। कहाँ पे ले जाया गया? साइबेरिया, जो कि रशिया का ही पार्ट है। एंड वहाँ पे उनको सीवियर पनिशमेंट दी गई कि भाई तुम लोगों ने अपने जो भाषण है, जो उपदेश है, वो रशियन में क्यों नहीं दिया? और रशियन में नहीं दिया, ऊपर से रशिया में देने से मना कर दिया, तो जाओ तुम्हें हम सज़ा देंगे। सज़ा दिया गया। एंड द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। और ये देखा जाने लगा भाई कैसे पॉलिश लैंग्वेज को एक सिंबल बनाया गया अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। यहाँ पे एक और चीज़ देख लेना, ये ग्रिम ब्रदर्स, आप हालांकि एक चैप्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन और नॉवल वाला भी है चैप्टर, उसमें आप पढ़ेंगे इन लोगों ने फोक टेल्स को यूज़ किया एज अ नेशन बिल्डिंग। ये लोग क्या करते थे? गांव में जाते थे और फेरी टेल्स वगैरह को ना यूज़ करते थे। एंड थोड़ा सा उन फेरी टेल्स को इस ढंग से और इमेजिनेशन के थ्रू बना देते थे, जिससे बच्चे और बड़े बड़े जनरेशन के लोग इंटरेस्टिंगली इन सब चीज़ों को पढ़ते थे। तो ग्रिम ब्रदर्स का नाम आप याद रख लेना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थर्ड पार्ट में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।